हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपके लिए मैं प्री मार्केट के वीडियोस डेली बेसिस पे प्लस वीकली एनालिसिस वीकली बेसिस पे अपलोड करता हूं, जिससे कि आपको ये आइडिया मिल सके कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट क्या रह सकता है। और इसके लिए मैं वीकली एनालिसिस में ग्लोबल क्यूज, डेटा प्लस चार्ट इन तीनों का यूज करता हूं और प्री मार्केट एनालिसिस में डेटा प्लस चार्ट का एनालिसिस करता हूं, जिससे आपको एक प्रॉपर हेल्प मिलती है कि आपको मार्केट में क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं वीडियो के बनाने के ये तो वीडियो बनता है एक दिन पहले, और लाइव मार्केट में अगर कोई अपडेट होती है तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको और अपने तरीके से उसमें आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसमें खुद की एनालिसिस करके कुछ ट्रेड भी करो तो आपका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सके। सो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करना चाहिए, जिसकी अपडेट आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में मिलती है। ओके, और प्रॉपर बेसिस पे आप इसकी अपडेट लेने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो आता है उसको पिन करके रखें ताकि आपको जो भी वीडियोस हो, अपडेट्स हो, वो मिलती रहे। और इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, और अगर आपको ना भी मिले तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सीधे स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस में आपका क्या हो सकता है अगले वीक के लिए मार्केट, बट उसके पहले अगले वीक में कौन कौन से मार्केट अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं या फिर न्यूज़ हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ और आप भी चाहें तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि आप अपडेट रहोगे, आपको किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी यहीं पे देख सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं उनको बता देता हूँ, बाकी और भी जो है उसको मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। मतलब कि ये जो यूएस की फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ की बैंक है, जैसे हमारी आरबीआई होती है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, तो जैसे हमारी आरबीआई होती है वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व है और ये लोग इंटरेस्ट रेट का डिसीजन करते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, घटाते हैं, इससे क्या होता है मार्केट में इंपैक्ट होता है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उसका मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और अगर इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है तो उस पर मार्केट का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब ये बढ़ेगा घटेगा क्यों? तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होती है मतलब उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह है महंगाई। जब भी महंगाई कहीं पे बढ़ती है तो वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, जिससे कि जो इकोनॉमी है वहाँ पे मनी का फ्लो कम हो सके। मतलब इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम हो सके, और मनी का फ्लो कम होने से वहाँ पे एक्सपेंस कम होंगे, और एक्सपेंस कम होंगे तो डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी तो महंगाई अपने आप नीचे आ जाती है। तो ये महंगाई को उनको कंट्रोल करने का उनका एक तरीका है, टूल है, जिसके जरिए वो लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके महंगाई को कंट्रोल करते हैं, और यही हमारे यहाँ की आरबीआई भी कर रही है। ओके, अब ये महंगाई क्यों बढ़ाएंगे? देखिए, महंगाई का एक टारगेट होता है, जैसे कि फेडरल रिजर्व उनका टारगेट है 2% का, उनको 2% के नीचे महंगाई को रखना है। महंगाई अभी यहाँ पे जो अमेरिका है वहाँ पे 5% 6% से ऊपर है, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। हमारे यहाँ पे महंगाई 6% के ऊपर है, जो कि आरबीआई का हमारा टारगेट है 4 to 6%, यानी 4 से 6% के बीच में रहनी चाहिए। महंगाई किसी भी देश के लिए जरूरी है, बट महंगाई का एक बैंड होता है कि महंगाई अगर उस बैंड से ऊपर चली जाए तो वो हाई इन्फ्लेशन कहलाता है, और अगर उस बैंड से नीचे चला जाए तो लो इन्फ्लेशन कहलाता है। और ये दोनों ही किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक होते हैं। महंगाई ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, महंगाई ना बहुत कम होनी चाहिए। महंगाई एक रेशियो में होनी चाहिए जो कि एक कंफर्टेबल जोन कहलाता है, जैसे इंडिया के लिए 4 to 6% का है, जो कि आरबीआई का टारगेट है। तो ऐसा रहने पे क्या होता है कि महंगाई रहनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए महंगाई रहती है और महंगाई रहनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। इससे क्या होगा, ज्यादा या कम होने से नुकसान होगा। ज्यादा होने से उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और कम होगा तो भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर वो महंगाई एक अच्छे एरिया में रहेगी, अच्छे दायरे में रहेगी, तो उससे किसी भी कंट्री की ग्रोथ अच्छी रहती है। ये सब बड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। आप लोग अगर एमबीए के स्टूडेंट हो या फिर बीकॉम एमकॉम आपने किया है तो आपको पता होगा, बट ये सब नॉर्मल है जो कि मैं वीकली एनालिसिस में आपको कवर करता हूँ, तो आपको ये सब चीजें अपडेट मिल जानी वहीं पे मतलब मिल जाती है। सो ये एक पॉइंट है कि भाई महंगाई का रेट, मतलब उनका जो इंटरेस्ट रेट है क्यों बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इससे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमारे मार्केट के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, ये बात याद रखिए। और उसको मार्केट अभी से डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, बट आई थिंक ये छोटा सा पुल बैक है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट अभी से उसको डिस्काउंट कर रहा है। क्यों डिस्काउंट? मतलब कि मार्केट पहले से ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ये चीज। तो किसी भी मतलब बुरे फैसले को मार्केट पहले से ही उसको तैयारी कर लेता है, यूं समझो, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट कर लेना। ओके, सो अब ये एक यही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोई एक आईपीओ है जिसका जो है कि यहाँ पे ग्लोबल सरफेस का एक आईपीओ है, उसको वहाँ पे आएगा। और उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का एक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड भी जो इंग्लैंड की बैंक है, यूएस के जॉब्स के डेटा आएंगे वहाँ पे। और 24 मार्च को जो है कि इंडिया डिपॉजिट लोन ग्रोथ आएगा, मतलब हमारी इंडिया के लिए। और पीएमआई का आएगा यहाँ पे। तो ये सब
ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो फेड का डिसीजन है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि 22 मार्च को है। ओके, वेडनेसडे, एक दिन एक्सपायरी से पहले तो वो इम्पैक्ट करता है। तो एक्चुअली 22 मार्च को, मतलब कि 22 मार्च की रात को आएगा, तो एक्सपायरी के दिन यानी कि 23 मार्च को हमें उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। ओके, चलिए, सो ये एक पॉइंट हो गया। बट हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली एनालिसिस में हमारा एक मेन टारगेट होता है कि मार्केट का व्यू क्या रह सकता है पूरे वीक के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ग्लोबल क्यूज जस्ट वही है, और इसके अलावा अगर मैं देखूँ आपको तो डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, बट आपका मार्केट जो है कि ऊपर जा रहा, मतलब मार्केट भी नीचे जा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी नीचे जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा खराब बात होता है, मतलब जनरली ये उल्टा चलता है, बट अभी चूंकि जो यूएस की और यूके की बैंक का कोलैप्स हो रहा है, उसकी वजह से ये एक तरीके से मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाएगा, और वही हुआ। तो आप लोग अगर वीकली एनालिसिस मेरे अपडेट करते हो, तो आपको इससे 2-3 फायदा होगा। एक तो आप अगर डॉलर में ट्रेड करते हो, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं क्लियर कट व्यू बता देता हूँ, और वैसा ही हो रहा है। और इसके साथ साथ आप अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो, तो मैं क्रूड ऑयल को भी बता देता हूँ, और क्रूड ऑयल का भी हमने यहीं पर डिस्कस किया था कि अगर क्रूड ऑयल ये नेगेटिव ट्रेंड में है ही, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे जाएगा, या फिर अब आपका ये पूरा नेगेटिव ट्रेंड में ही है, तो थोड़ा सा सेल और राइज आपको करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्रूड ऑयल लगभग 6100 से 5500, लगभग 500 पॉइंट्स का नीचे आ चुका है। तो आप वीकली एनालिसिस अगर फॉलो करते हो, तो इससे आपको ब्रॉडर मार्केट में ट्रेड करने में हेल्प मिलती है। तो क्रूड ऑयल नेगेटिव है, जो कि इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, बट अभी इसका कोई खास असर नहीं है। और अगर डॉलर इंडेक्स को देखें, तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था, बट मार्केट पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज की जो बैंकों का क्राइसिस चला है उसकी वजह से, तो मार्केट उसको सेंटिमेंट नेगेटिव बना रखा है। बट यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं, तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, ये यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये फर्दर हमारे मार्केट को नेगेटिव करेगा, ये चीज आप मान के चलिए। बट अगर ये इसके नीचे चला जाएगा, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मार्केट में दिखे, एटलीस्ट मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, तो साइडवेज जरूर हो जाएगा, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि अभी आपको पता है कि जैसे कि वर्ल्ड के काफ़ी देशों ने इंडियन करेंसी में ट्रेड, मतलब जो हमारी इंडियन रुपीज़ है उसमें ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे रुचि जताई है, मतलब कि वो इंटरेस्टेड हैं कि करेंसी में ट्रेड करें। तो इससे हमारी जो इंडियन रुपीज़ है उसको एक तरीके से उसमें डिमांड पुश होगी, और वो ऊपर जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, तो ये यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, और ये जो है कि डॉलर इंडेक्स आपका नीचे जाएगा, मतलब हमारा करेंसी ऊपर जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए। अब इसको देखिए, कुछ लोग नए हैं जो इसको नहीं समझ पाते, तो ये चार्ट नीचे जाना चाहिए, तो हमारा मार्केट, जो हमारा करेंसी है वो बुलिश होगी, ये बात याद रखिए। ओके, तो ये चार्ट नीचे जाने से हमारा करेंसी बुलिश होगा, ये ऊपर जाने से करेंसी बुलिश नहीं होगा। ये ऊपर जाने का मतलब है कि डॉलर बुलिश है और हमारी करेंसी वीक है, ये नीचे जाएगा तो हमारी करेंसी वीक होगी, और डॉलर, सॉरी, ये नीचे जाएगा तो हमारी करेंसी जो है कि स्ट्रांग होगी, और डॉलर जो है कि वीक होगा। ओके, तो ये डॉलर यूएसडी आईएनआर है, मतलब डॉलर के मुकाबले, मतलब $1 के सामने आप कितना रुपए खर्च कर रहे हो। तो $1 के सामने आपसे अगर कोई 82 रुपीज मांगे, तो आप कहोगे ज्यादा है, और वही $1 के सामने अगर आपसे कोई 80 रुपीज मांगे, तो आप कहोगे थोड़ा सा सस्ता है। तो इस कंपेयर आप इसको देखिए कि ये नीचे जाना चाहिए, तो ये नीचे जाएगा। बट फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखें, तो चार्ट जो दिखाई दे रहा है वो ग्लोबल क्यूज और सेंटिमेंट के थोड़ा सा अगेंस्ट है, क्योंकि जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, मतलब कि जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे जो हमारी काफ़ी देशों जैसे कि गल्फ कंट्रीज हैं, ये सब लोगों ने करेंसी में ट्रेड करने, मतलब इंडियन करेंसी में ट्रेड करने का थोड़ा सा प्लान कर रखा है, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था, बट ये ऊपर है, तो इस एक जंक्चर पे खड़ा है जहाँ पे एक डिसीजन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर एक टेक्निकल कोई पैटर्न बनाना चाहूँ, तो टेक्निकल पैटर्न में मुझे खाली यही दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल टाइप, कि भाई अगर ये दोनों ट्रेंड लाइन टूटेंगी तो थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसके नीचे जाने पे ये मार्केट में हमारी, मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग रहेगी, और ऊपर जाने पे हमारी करेंसी वीक हो जाएगी। तो ये एक प्लान दिखाई दे रहा है, जिसका अभी ऊपर की तरफ थोड़ा सा इशारा ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो ये थोड़ा इसमें और ज्यादा टाइम पास करेगा, तो मतलब आने वाले 2-3 हफ्तों तक ये अभी टाइम पास करेगा इसी बैंड में। तब तक हमारा ये मार्च और लगभग अप्रैल गुजर जाएगा, तो 1 आध महीने बाद ही हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तब तक यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो मार्केट में आप ये समझिए कि आपका 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते अभी भी कोई ज्यादा वरी वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज आप इसको नोट करके चलिए। अब मैं चलता हूँ अपने मार्केट को लेकर के, समझाता हूँ कि आपको मार्केट हमारा कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो बट उसके पहले डेटा आपको पता है। सो डेटा के लिए मैं यहाँ पे स्टॉकेज प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी इसको यूज करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। और आप जो है कि यहाँ पे निफ्टी वाले इसके ऊपर निफ्टी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जाएंगे, तो आपको इससे क्या होगा कि क्यूमुलेटिव ऑप्शन चेन मिलता है। अब क्यूमुलेटिव ऑप्शन चेन में यहाँ पे आपको एक हेल्प मिलती है कि आपका जो मार्केट है, यहाँ पे सोल्व मैं कर देता हूँ, तो आपको तीनों दिखेगा। ओके, यहाँ पे लगभग ये देखिए, तो टोटल अगर मैं देखूँ तो 17,000 पे यहाँ पे
इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। यहाँ पे अगर मैं जनरली देखो पिछले वीक के लिए मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे सोल देखने की जरूरत है, इग्नोर जनरल में देख रहा हूँ। सो यहाँ पे समझिए आपकी 17,000 पे सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है जो कि अभी बढ़ा हुआ है। ओके, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि 17,000 का पुट का वाई सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। और अगर ऊपर में देखो तो ऊपर हमारा अगला रेजिस्टेंस जो है 17,500 पे है, तो 17,500 पे रेजिस्टेंस है, तो ये हमें एक रेंज मिल जाती है यहाँ पे ऑप्शन चेन से। बट अगर हम देखें इसमें जो भी चेंज होने वाला होगा तो हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें जो भी चेंज होगा तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे यहाँ पे पॉइंट ये है कि सिंपली अगर मार्केट नीचे जाने लगे और उस टाइम पे ये पुट का वाई गिरने लगे तो आप ये मानोगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और पुट का वाई और ज्यादा बढ़ने लगे तो दैट मीन्स मार्केट और ऊपर जा सकता है। उसके लिए आपको 17,100 का देखना पड़ेगा, 17,200 का देखना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा और सपोर्ट ऊपर की तरफ खींचना चालू हो जाएगा, इसको बोलते हैं सपोर्ट का शिफ्ट होना। तो सपोर्ट अगर ऊपर चला जाएगा दैट मीन्स अगर वाई बढ़ने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए 17,100 में तो 51 लाख है। तो अगर ये आपका ऊपर जाने लगेगा तो दैट मीन्स यहाँ पे, और ये बढ़ने लगेगा, मार्केट ऊपर जाने लगेगा कि ये बढ़ने लगेगा, तो आप ये समझिए कि सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मार्केट और ज्यादा बुलिश हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमें 17,000 से 17,500 की एक रेंज दिखाई दे रही है। और अगर मैं फ्यूचर का वाई देखूँ तो फ्यूचर का वाई के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे 154, अभी मैं शुरू से ले लेता हूँ स्टार्टिंग से, जब से शुरू सीरीज चालू हुई है। सो 24 तारीख से ये सीरीज चालू हुई थी, 17,465 पे था मार्केट और अभी मार्केट है 17,100, मतलब कि प्राइस वाइज डाउन है। और ओपन इंटरेस्ट वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो 24 तारीख को ओआई था वो 1 करोड़ 20 लाख था और आज के दिन में जो ओआई है वो है 1 करोड़ 53 लाख, मतलब कि शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है। तो मार्केट में काफी ज्यादा शॉर्ट्स हैं और जब तक ये शॉर्ट्स कवर नहीं होंगे, फ्रेश पोजीशन नहीं बनेगी, तब तक मार्केट आपका ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो फ्यूचर वाइज जो सेंटीमेंट लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो शॉर्ट कवरिंग हुई है बट 60,000 की कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई है, तो वो उतना ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं रखता। अगर यही 1-2 लाख में होता तो ज्यादा इंपैक्ट होता। शॉर्ट्स कवरिंग हुई है बट बहुत ज्यादा नहीं हुई है, छोटी सी हुई है, 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं रखता है। ओके, ये चीज याद रखिए। सो डेटा हमें एक थोड़ा सा यहाँ पे 17,000 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में वाई जो है आपका नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब फ्यूचर में वाई आपका नेगेटिव बता रहा है। तो डेटा थोड़ा सा मिक्स है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे कोई क्लियर आइडिया नहीं है, तो हम चार्ट को एक बार देख लेते हैं। डेटा से थोड़ा सा अगर मैं फ्यूचर के वाई से देखना चाहूँ तो नेगेटिव है, और ऑप्शन चेन से देखना चाहूँ तो 17,000 के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन 17,000 के नीचे नेगेटिव है, तो ये चीज आप याद रखिए। ओके, तो 17,000 के नीचे जाना इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट आपका जो है 16,850 से भागेगा ऊपर, तो ये देखिए 860 से ही मार्केट आपका ऊपर चला गया। आप अगर वीकली एनालिसिस के साथ डेली वाला अगर आप फॉलो करते हो, तो मैंने डेली वाले में कहीं ना कहीं बताया था कि 16,850 से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो वहां से देखिए लगभग आपका मार्केट जो है कि ये देखिए लो इसका 16,850 का ही है, वहां से मार्केट आपका ऊपर आ चुका है। तो ये थोड़ा सा बट ये एक जस्ट टेम्पोररी पॉज है, ये मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता। बट अभी यहाँ पे ये बात याद रखिए, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट हमारा समझिए कि और ज्यादा नहीं गिरेगा, ये भी याद रखिए। तो अब ये जो सपोर्ट है 16,850 का, ये टूटना जरूरी है। अगर ये नहीं टूटेगा तो हमारा मार्केट लगभग इसके ऊपर ही रहेगा। तो वीकली बेसिस पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा वीकली चार्ट में लेके चलता हूँ। ओके, तो चलिए मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। तो वीकली चार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक थोड़ा सा आपको दिखेगा कि प्राइस सेक्शन वाइज यहाँ पे देखिए मार्केट आकर के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट यहाँ पे टूट चुका है। तो ये फर्दर थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस आने की पॉसिबिलिटी है, 250 के आसपास है। तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा पुल बैक देने की कोशिश करेगा। मार्केट बुलिश कब होगा? मार्केट अगर वीकली बेसिस पे इसके ऊपर जो कि है 17,530, 17,530 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, वो भी वीकली बेसिस पे, तब तक हम मार्केट में फर्दर बुलिशनेस नहीं समझ सकते। और अगर जब तक मार्केट इसके नीचे जो कि 16,850 है, इसके नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम मार्केट में फर्दर बेरिशनेस नहीं समझ सकते। इसके बीच में जो हमारा मार्केट है वो लगभग पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। अब रही बात यूएस के इंटरेस्ट रेट का, तो वो जो इंपैक्ट आएगा वो नॉर्मल इंपैक्ट रहेगा, उसका बहुत ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं होगा। बट अगर मार्केट 16,850 तोड़ दे तो आप समझिए कि उसी इंपैक्ट की वजह से मार्केट और नीचे जा सकता है। सो फर्दर आपका मार्केट जो गिरेगा वो लगभग 16,130 तक गिर सकता है। और 130 पे जब एक बार आ जाए तो मेरी बात नोट कर के रख लीजिए, यहां से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो इस जगह पे आप जो है कि 16,130 जब आ जाए मार्केट आपका,
तो उस जगह पे आप लगभग अपना 25% का एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो अच्छे शेयर्स 25% का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर दीजिएगा। बोलोगे सर 25% क्या है? तो मतलब कि आपने अगर 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करना था तो 1 लाख का 25% जो कि 25,000 रुपए होता है, उतने का आप यहाँ पे शेयर खरीद लीजिएगा। ये चीज याद रखिएगा। या फिर आप चाहो तो 30% भी खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज्यादा मत करिएगा क्योंकि फर्दर नीचे आएगा तो वहाँ पे आपको फर्दर एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जो कि मैं अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे और दूसरी चीज, आप अगर सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप इंडेक्स की जितना रिटर्न अगर कमाना चाहते हो तो निफ्टी 20 यहाँ पे परचेस कर लीजिएगा, निफ्टी 20 या फिर बैंक 20 सॉरी। तो यहाँ पे आप जो है कि निफ्टी 20 या फिर बैंक 20 को परचेस कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइनल बता दूं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हो कि भाई मार्केट में हमारा क्या सेंटिमेंट रह सकता है। तो सेंटिमेंट जो है वो मिक्स ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी पूरे वीक के दौरान। और सेंटिमेंट अगर यूएस इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है तो वहां से थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हो जाएगा, बट आपको फिर भी प्राइस एक्शन को देखना है। सो मार्केट ऊपर नीचे रहेगा तो छोटी छोटी रेंज को आप प्ले करिए, ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए क्योंकि आपको इससे दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे मैं फाइनल सपोर्ट अगर बता दूं तो मार्केट का फाइनल जो सपोर्ट है वो 16,760, जो कि टूटने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, 16,760। और जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस है आपका 16,530। तो 17,530 से लेकर के 16,760 तक मार्केट आपका इस वीक में इसके नीचे ऊपर नीचे गोते खाता रहेगा। तो यहाँ पे आप जो है कि इसको प्लान करके रखिए। ओके, सो अगर अच्छा लगा आपको एनालिसिस, वीकली बेसिस पे मार्केट का सेंटिमेंट साइडवेज रहेगा और वॉलेटाइल रहेगा और ऊपर नीचे की दोनों रेंज हिट होगी, तो आप जो है कि उसको लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिए। और फर्दर अगर ब्रीच हो जाएगा ऊपर का लेवल तो ऊपर जाएगा, नीचे वाला लेवल तो ब्रीच होएगा तो नीचे जाएगा। तो ये बात याद रखिए। मार्केट में अभी उतनी स्ट्रांगनेस नहीं है क्योंकि स्ट्रांगनेस आने के लिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनना होता है, बट अभी बना नहीं है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।